ये कंटेंट आपको पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा। आप पिछले वीडियोस देखिए, मैंने एमपी वर्ग 3 के लिए पढ़ा रखा है, भारतीय संविधान चल रहा है हमारा, उसमें मैंने पढ़ा रखा है। बहुत ऑथेंटिक कंटेंट है, पेड कोर्स में नहीं मिलेगा। यूट्यूब में तो खैर भसड़ मची हुई है, ठीक है। तो ये फ्री में मिल रहा है, पूरा ज्ञान अर्जित कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो। आज का आपका टॉपिक है भारत का संविधान गठन एवं निर्माण की प्रक्रिया। तो आपका इसमें पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान जो है, भारत का संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था। तो संविधान सभा क्या है, भारत में बड़े टाइम से संविधान निर्माण की बात कही जा रही थी। तो ब्रिटेन को लगता था कि भारत के लोगों को संविधान बनाने का ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो उनकी एक संविधान सभा बनाई जाएगी, संविधान निर्माण करने के लिए एक सभा बनाई जाएगी जो हम बना कर देंगे। उसके लिए हम जो है कुछ सदस्यों की एक समिति बनाकर भेजेंगे। तो उसी समिति का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो कैबिनेट मिशन योजना आया था, उसी के तहत आपके संविधान सभा का गठन हुआ था, ठीक है। और संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था, तो ये जरूर याद रखिएगा। और पहली बैठक इसकी होती है 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक होती है। और इस दिन इस संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं, जो कि संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ नागरिक थे, सच्चिदानंद सिन्हा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाकर ये फैक्ट लिख लीजिएगा कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की बैठक होती है, उसमें संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष चुने जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोनों फैक्ट जरूर याद रखिएगा, हालांकि नीचे क्वेश्चंस में भी अपन डिस्कस करेंगे। इसी तरह डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ अपन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। ये देखिए, यहाँ पर व्याख्या दी गई है कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत भारत में एक संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत के लिए संविधान का निर्माण करना था। यहाँ पर क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक मैंने बताया ऊपर 9 दिसंबर 1946 के दिन हुई थी, ठीक है। इसमें क्या क्या हुआ है, नई दिल्ली में हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, मैंने आपको ऊपर बताया। अगला क्वेश्चन है, पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन था, संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष, तो मैंने ऊपर ही आपको बताया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। और ये परंपरा कहाँ पर थी कि फ्रांसीसी परंपरा का पालन करते हुए सबसे वरिष्ठ जो थे संविधान में सदस्य, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, उनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और ये डेट भी याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 की ये डेट हो जाती है, ठीक है। और कहाँ की परंपरा थी, ये तो फ्रांसीसी परंपरा के अनुसार किया था, ठीक। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके सही उत्तर हो जाएंगे। यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल दिख रहे हैं, जिन्हें भारत का बिस्मार्क कहते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। और इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे जो सिविल सर्विस के ऑफिसर होते हैं उनको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया भी कहा था, तो जरूर याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही उत्तर हो जाएगा। तो इसकी संविधान सभा की दूसरी बैठक जो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जो बैठक हुई थी, दूसरी नहीं थी, 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी, उस दिन संविधान सभा के ने अपना स्थायी अध्यक्ष चुना था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसके द्वारा पारित किया गया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। और जो है इस डेट का जरूर नाम याद रखिएगा, कई बार एमपीपीएससी ने पूछ रखा है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने जो है संविधान सभा के समक्ष जो है प्रस्तुत किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और कब किया था, 13 दिसंबर 1946 को किया था, ठीक है। और एमपीपीएससी ने पूछा था कि यह कौन से नंबर की बैठक थी, तो ये 5वें नंबर की बैठक थी। लगा लीजिए ना, 9, 10, 11, 12, 13, तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5वें नंबर की बैठक थी 13 दिसंबर 1946 को। एमपीपीएससी ने इसी को सही माना था। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था नेहरू जी के द्वारा, यही आपकी भारतीय संविधान की बाद में प्रस्तावना का आधार बनती है। तो जरूर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, याद रखिएगा। 6वें नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा था। तो भारतीय संविधान को बनने में कुल समय की बात करें तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। तो ये पूरा का पूरा एकदम रट लीजिएगा, ठीक है। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, एमपी वर्ग 3 जरूर लिखा है, लेकिन आप किसी भी एग्जाम के लिए इसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया या अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 के दिन भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, ठीक है। तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, या अंगीकृत किया गया था, या अधिनियमित किया गया था, या आत्मार्पित किया गया था, कोई भी वर्ड आ जाए, यही आपकी डेट रहेगी 26 नवंबर 1949। इसी दिन कुछ प्रावधान भी लागू किए गए थे, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे अपन। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो बी एन राव थे संवैधानिक सलाहकार आपके। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा,
ठीक है। सर BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, कानूनी सलाहकार जिन्हें कह सकते हैं, वो थे। उन्होंने संविधान का पहला मसौदा भी तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक एक पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? बच्चे बच्चे को मालूम है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के महू में। महू कहाँ है? इंदौर में। और महू का फुल फॉर्म हो जाता है मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वार, महू। महू वही जगह है जहाँ की जाना पाव की पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। तो जरूर याद रखिएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे, उन्हें ही प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था। तो इसकी डिटेलिंग देखिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर 29 अगस्त 1947 को गठित हुई थी प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष थे। उन्हें भारतीय संविधान का प्रमुख वास्तुकार या भारतीय संविधान का मनु भी कहा जाता है, भारतीय मनु भी कहा जाता है BR अम्बेडकर साहब को। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? तो 15 महिला सदस्य थीं। ठीक है, तो जरूर याद रखिएगा, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगला है, संविधान सभा में रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो संविधान सभा में रियासतों से 93 प्रतिनिधि थे। तो याद रखिएगा, जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे, जिनमें से 292 ब्रिटिश प्रांत से आने थे। एक एक पॉइंट याद रखिएगा, 93 देसी रियासतों से आने थे और 4 मुख्य आयुक्त प्रांतों से थे। तो एक एक चीज़ याद रखिएगा इसमें से। अगला है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस आधार पर हुआ था? तो अप्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर हुआ था, जरूर याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर व्याख्या देखिए, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं, राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था, याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष चुनाव था, क्योंकि देश की जनता ने इसमें भाग नहीं लिया था। अगला है, भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि क्या है? तो भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि बच्चे बच्चे को पता है, 26 जनवरी 1950 है। ठीक है, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। इसी दिन भारत को एक गणतंत्र घोषित किया गया था और यह गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले 1934 में किसके द्वारा की गई थी? तो MN रॉय के द्वारा सबसे पहले की गई थी। कब की गई थी? 1934 में की गई थी। भारतीय संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले 1934 में वामपंथी नेता थे MN राव, मतलब इनका पूरा नाम था मनवेंद्र नाथ रॉय, के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट लगा के लिख लीजिएगा, हजारों एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये सब। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को। इस बार SSC ने 3 शिफ्टों में इसको पूछा। डायरेक्ट डेट याद रखिएगा भाई, 24 जनवरी 1950 को जनगण मन अपनाया गया था। ठीक है, और राष्ट्रगीत भी इसी दिन अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान 1947 के बाद संविधान सभा की स्थिति में क्या बदलाव आया? तो उपरोक्त सभी बदलाव आए। इसे एक संप्रभु निकाय बनाया गया। संप्रभु का मतलब मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। यह एक विधायी निकाय बन गया। पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा बनाई गई थी। तो ये सभी हुए थे। ठीक है, याद रखना, ये इसकी डिटेलिंग है। अगला क्वेश्चन है, जो आपका संविधान सभा है उसकी जो उसका प्रतीक क्या था? तो उसका प्रतीक हाथी था। हाथी को संविधान सभा का प्रतीक या मुहर के रूप में अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा से निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो बंगाल प्रेसिडेंसी, पूर्वी बंगाल से हुआ था। बाद में मुंबई से भी हुआ था। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था, पूर्वी बंगाल से, उसके बाद बम्बई से हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले पूर्वी बंगाल से हुआ था और वो फिर बांग्लादेश में चला गया था, उसके बाद बम्बई में हुआ था। ठीक है, डिटेलिंग सुनिए। शुरू में डॉक्टर अम्बेडकर का निर्वाचन अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत, पूर्वी बंगाल, जो कि अब बांग्लादेश बन चुका है। हालांकि भारत के विभाजन के बाद वह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया था। उस टाइम पे पूर्वी बंगाल बांग्लादेश था, जो है पाकिस्तान का हिस्सा था। ठीक है, इसके बाद उनका निर्वाचन बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था, पूना संसदीय क्षेत्र से, याद रखिएगा, जहां से MR जयंकर ने इस्तीफा दे दिया था। किसने इस्तीफा दिया था? कहां से चुनाव लड़ा था? पहले कहां से निर्वाचित हुए थे? सब कुछ याद होना चाहिए आपको भाई, बड़े ही डिटेल के साथ आपको बता रहा हूं मैं। तो मेरी मेहनत के लिए और इस ऑथेंटिक कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिए। संविधान सभा ने कितने वाचन किए गए थे? तो 3 वाचन किए गए थे संविधान सभा में। देखिए, पूरी डिटेलिंग दी है। संविधान के मसौदे पर संविधान सभा में 3 वाचन हुए थे। पहला वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948, दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 और तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक हुआ था। तीनों वाचन याद रखिएगा। और ये PDF आपको फ्री में मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम का लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में नीचे इसी वीडियो के। ठीक है, तो वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और ये PDF आपको मिल जाएगी, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा वैसे ही।
और पिछले सारे PDF, सारी वीडियोज़ के लिंक, सब PDF आपको, सब कुछ आपको टेलीग्राम में मिलता रहेगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा मैं, मेरा मन कर गया फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा। बहुत सारे ऑफर हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन नहीं पढ़ाएंगे हम। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना है, जब तक हमारी जान है शरीर में। संविधान सभा के कुल कितने सत्र आयोजित हुए थे? तो टोटल 11 सत्र आयोजित हुए थे, ठीक है। संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा में कुल 11 सत्र आयोजित हुए। अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को हुआ था, याद रखना। अंतिम सत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेट पूछता है। 24 जनवरी 1950, इस दिन झंडा जो है जनगण मन, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था, ठीक है। याद रखना भाई सारे के सारे। अगला है, संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था, ठीक है। जुलाई अगस्त 1946, याद रखना। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली थी? तो संविधान सभा में मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी। जुलाई अगस्त 1946 के चुनाव में मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी कितनी सीटें मिली थी? 208 सीटें। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के निर्माण के समय ब्रिटिश प्रांतों को कितने सीटें आवंटित की गई थी? तो 292 सीटें ब्रिटिश प्रांतों को आवंटित की गई थी, ठीक है। यहाँ से देखो, 389 कुल सीट थी, 292 ब्रिटिश प्रांत को यानी गवर्नरी प्रांत को, 93 सीटें देसी रियासतों को और 4 सीटें मुख्य आयुक्त प्रांतों को आवंटित की गई थी। अगला, संविधान सभा के कुल कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, जिसमें 284 सदस्यों ने संविधान की 3 प्रति, एक हिंदी में और 2 अंग्रेजी में थी, उस पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। इतना डिटेल कौन देगा यार, ये तो पेड वाला जो है पूरा का पूरा मैंने कंटेंट आपको दिया हुआ है। भले आपको वैल्यू हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन ये पूरा पेड वाला कंटेंट है आपके लिए। और पेड में भी इतना अच्छा कंटेंट नहीं दे रहे हैं। किस अधिनियम ने संविधान को एक संप्रभु निकाय बनाया और उसे ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून का निरस्त करने का अधिकार दिया था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। मतलब इसका हो गया कि भारत का जो संविधान था, भारत की जो नियम पुस्तिका थी, संविधान नियम पुस्तिका है, तो उसके द्वारा वो एक संप्रभु निकाय। संप्रभु निकाय का मतलब मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि आपके ऊपर कोई भी बाहरी दबाव ना हो और आप बाहरी दबाव में ना आकर अपने स्वयं के निर्णय ले सके, तो वो संप्रभु हो जाता है, ठीक है। तो हमारा भारतीय संविधान संप्रभु हो गया था। अब ब्रिटेन का हमारे ऊपर कोई भी अधिकार, कोई भी दबाव नहीं था, और हम उसके हर जो है जबरन हमारे ऊपर नियम बनाने की कोशिश को हम उसको नलीफाई कर सकते थे, उनको हटा सकते थे। तो यही कहना है। और ऐसा हम क्यों कर पाते थे? कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद रखना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने संविधान को एक संप्रभु निकाय घोषित किया, जिसका अर्थ होता है वह अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी संविधान का मसौदा तैयार कर सकती है और ब्रिटिश संसद के किसी भी कानून को बदल या निरस्त कर सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया ऊपर, है ना। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष तो आपने खूब रट लिए कि अस्थायी अध्यक्ष थे 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष थे 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद। अब अस्थायी अगर उपाध्यक्ष पूछ दिया तो HC मुखर्जी थे, याद रखना, ठीक है, HC मुखर्जी। और यहाँ जो लिखा है उस पर भी ध्यान दीजिए। स्टडी विद संजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लिखा हुआ है PDF में। तो अब यहाँ पर देखिए डिटेलिंग क्वेश्चन की। HC मुखर्जी मतलब हरेंद्र कुमार मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। VT कृष्णमाचारी भी बाद में दूसरे उपाध्यक्ष बने थे, तो दूसरे वाले को भी भूलिएगा नहीं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रमंडल की सदस्यता को कब सत्यापित किया? तो मई 1949 में किया था, ठीक है। राष्ट्रमंडल, जिसे कॉमनवेल्थ भी कहा जाता है, जो कि उन देशों का समूह है जहां पर कहीं ना कहीं कभी ना कभी ब्रिटेन गवर्नमेंट की कॉलोनी थी, जहां पर ब्रिटेन ने राज किया था। तो भारत भी उसका सदस्य है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गुलाम है। भारत गुलाम नहीं है, संप्रभु राष्ट्र है पूरी तरह से भारत, लेकिन कॉमनवेल्थ का सदस्य अपनी इच्छा से हम बने हैं। जब भी हमारा मन करेगा तो हम उससे निकल भी सकते हैं। तो मई 1949 में हमने उसकी सदस्यता को सत्यापित किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया था। डायरेक्ट क्वेश्चन, याद रखेंगे। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें बिहार का गांधी भी कहा जाता है, राजेंद्र बाबू को याद रखिएगा। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में नामित किया था, नामित नहीं किया था, चुना गया था। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947, अपन ने देख लिया ऊपर। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर थे।
अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सहित कुल कितने सदस्य थे भैया? तो कुल सदस्य यहाँ पर 7 थे और सातों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। प्रारूप समिति में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सहित कुल 7 सदस्य थे। अन्य सदस्य थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदाउल्ला, एन माधव राव, फिर बाद में बी एल मित्तर की जगह ये आए हुए थे एन माधव राव, और टी टी कृष्णमाचारी जो है डी पी खेतान की जगह में आए हुए थे। तो ये क्वेश्चन एमपीपीएससी कई बार पूछ चुका है और आपके अब सिलेबस में दिया गया है, तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, बिल्कुल उसमें कोई डाउट नहीं है। भारतीय संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? तो एम एन रॉय के मन में आया था, हमने बताया आपको भैया, ठीक है, 1934 में आया था। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी 1935 में आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग कर दी थी, लेकिन सबसे पहले विचार की बात करें तो कम्युनिस्ट नेता थे भाई एम एन रॉय, उनके ही 1934 में विचार में आया था सबसे पहले। अगला है, किस योजना ने पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की बात कही थी? तो किस योजना ने अलग संविधान की बात कही थी? माउंटबेटन योजना। जहां पाकिस्तान का बंटवारा आएगा, माउंटबेटन योजना, आंख मूंद के लगा देना। 3 जून योजना भी इसी को कहा जाता है, इसलिए 3 जून 1947 के माउंटबेटन योजना, भारत विभाजन योजना ने भारत को 2 अलग अलग डोमिनियन राज्य भारत और पाकिस्तान में विभाजित करने और उनके लिए अलग अलग संविधान सभाओं का निर्माण करने का प्रावधान किया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की किस समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू नहीं थे? तो भैया याद रखिएगा, संघ शक्ति समिति के थे, संघ संविधान समिति के थे, राज्यों के लिए समिति जो राज्यों से समझौते करने वाली समिति उसके भी थे, लेकिन प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष नहीं थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष आपके वल्लभ भाई पटेल साहब थे, पटेल साहब हमारे, जिनके याद में साधु बेट टापू पर नर्मदा नदी के किनारे गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, जो कि 182 मीटर ऊंचा है। याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर साहब थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। संविधान सभा में कुल कितने सत्र आयोजित किए गए थे? तो ऊपर हमने बताया 11 सत्र आयोजित किए गए थे, हम डिस्कस कर चुके हैं। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, 24 जनवरी 1950 अपनाया गया था। भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। पहले कितनी थी? आप कमेंट में बताइए। हमने देखा था ना, पहले 389 थी, लेकिन जब विभाजन हो गया उसके बाद 299 बची, ठीक है। यहाँ पर देखिए, माउंटबेटन योजना जब आई, जिसे 3 जून योजना भी कहते हैं, 3 जून 1947 को आई, उसके परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन के बाद मुस्लिम लीग के अधिकांश सदस्य पाकिस्तान चले गए। इसके परिणाम से क्या हुआ? संविधान सभा की कुल संख्या 389 से घटकर 299 रह गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा को एक दलीय देश का एक दलीय निकाय किसने कहा था? तो ग्रैनविले ऑस्टिन ने कहा था। संविधान सभा को एक दलीय देश का एक दलीय निकाय कहा था भाई, ठीक है, ऑस्टिन ने कहा था, याद रखना, ठीक है। प्रसिद्ध संवैधानिक विशेषज्ञ थे ग्रैनविले ऑस्टिन ने संविधान सभा को एक दलीय देश का एक दलीय निकाय कहा था, क्योंकि इसमें कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व था, प्रभुत्व था, ठीक है। कांग्रेस पार्टी ही तो उस समय थी, इसलिए ऑस्टिन ने ऐसा कह दिया था, ठीक। तो आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखिएगा, अगर आएगा तो आप टैकल कर ले जाओगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुनाव में प्रांतों को कितनी सीटों पर प्रतिनिधित्व मिला था जुलाई 1946 के चुनाव में? तो 296 सीटों पर प्रतिनिधित्व मिला था, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पूरा डिटेलिंग है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत कुल 389 सीटों में 296 सीटें ब्रिटिश भारत, इसमें से 292 प्रांत और 4 मुख्य आयुक्तों में से, और 93 देसी रियासतों को आवंटित की गई थी। चुनाव केवल 296 सीटों के लिए हुए थे, ठीक। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा की कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? के एम मुंशी थे कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा फैक्ट है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के एम मुंशी थे। कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने दोनों फैक्ट एक साथ लिख दिया है। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर के एम मुंशी थे। संचालन समिति के अध्यक्ष मैंने बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। ये क्या काम करती थी? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के अध्यक्ष थे, जो संविधान सभा के काम काज को देखती थी। नाम ही संचालन है भैया, तो संविधान सभा कैसे संचालन कर रही थी, कैसे संचालित हो रही थी, उसके लिए संचालन समिति का गठन किया गया था। उसी के अध्यक्ष कौन थे? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए प्रारूप समिति द्वारा कितना समय लिया गया था?
तो कितना समय, लगभग 114 दिन लिया गया था भाई, लगभग 114 दिन। मसौदा संविधान को तैयार करने में 6 महीने से भी कम समय लिया। विशेष रूप से 114 दिनों तक विचार विमर्श किया। यह उसके गठित होने के बाद का समय, न कुल संविधान निर्माण का समय नहीं है, ये सिर्फ मसौदा समिति के लिए, ठीक है, 114 दिन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ शक्ति समिति का हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। संघ संविधान समिति, राज्यों से समझौता करने वाली समिति, और जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के भी अध्यक्ष थे। संविधान सभा द्वारा कुल कितने प्रारूपों पर विचार विमर्श किया गया था? तो कुल 3 प्रारूपों पर विचार विमर्श किया गया था, ठीक है। और वो 3 कौन कौन से थे भैया, जो है देखो व्याख्या देख लो। प्रारूप समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान के मसौदे पर संविधान सभा ने 3 वाचन, 3 रीडिंग्स हुई थी, जो वस्तुतः 3 अलग अलग प्रारूपों का विचार थी। तो 3 याद रखना, ठीक है। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा था? तो जेनिंग्स ने कहा था, ठीक है, आइवर जेनिंग्स ने कहा था भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा था भाई, जो है जेनिंग्स ने। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, है ना, क्योंकि इतना ऑथेंटिक कंटेंट देने के बाद मेरा हक बनता है कि मैं आपसे सब्सक्राइब करने के लिए बोलूँ। अगला जो है इसकी व्याख्या, ब्रिटिश संवैधानिक विशेषज्ञ थे आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग, लॉयर्स पैराडाइज कहा था, क्योंकि इसकी भाषा और प्रावधान काफ़ी जटिल और विस्तृत थे, है ना। तो सब जो है इसका जानकार ही इसको टैकल कर सकता था। अगला है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कब गाया था? तो 1911 के जो कांग्रेस का कलकत्ता सेशन हुआ था, वहाँ पर पहली बार जन गण मन गाया गया था। और पहली बार राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था? 1896 में गाया गया था। जन गण मन सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, और संविधान सभा ने इसे 24 जनवरी 1950 को अपना लिया था। यही प्रश्न है। अगला, संविधान सभा ने संविधान के निर्माण के लिए कितनी समिति गठित की थी? तो टोटल 22 समितियां गठित की गई थी, ठीक है। इसमें से 8 प्रमुख समिति और 14 छोटी समिति थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। मौलिक अधिकारों की उप समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, जेबी कृपलानी। जबकि मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक मामलों की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। दोनों फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया कि संविधान सभा का जो लोगो था वो क्या था? हाथी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के गठन के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो सबको मालूम है, लॉर्ड वेवेल था। भाई संविधान सभा के गठन की बात कर रहा है, भारत की आज़ादी की बात नहीं कर रहा है, जल्दी जल्दी माउंटबेटन नहीं लगा देना, ठीक है। लॉर्ड वेवेल था। ये तो आपका बंगाल विभाजन के टाइम पर था, जो करजन था। लिनलिथगो कब था? जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तब लिनलिथगो था, और जब संविधान सभा का गठन किया गया तब लॉर्ड वेवेल था। याद रखना कौन कब था भाई, है ना। कैबिनेट मिशन भारत आया था, तो संविधान सभा का गठन हुआ 1946 में, और लॉर्ड वेवेल भारत का वाइसराय था, और लॉर्ड माउंटबेटन 1947 में आया था भाई। इसको डिकी बर्थ प्लान भी कहते थे, माउंटबेटन का जो प्लान आया था ना उसको। अगला प्रश्न है, किस प्रांत में संविधान सभा में सबसे अधिक सदस्य थे? तो संयुक्त प्रांत में से संविधान सभा में सबसे ज़्यादा सदस्य थे भाई। जो संयुक्त प्रांत है आज का उत्तर प्रदेश से संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य थे, 55, जो किसी भी अन्य प्रांत से अधिक थे। अगला प्रश्न कह रहा है, उससे पहले इसको देख लीजिए, स्टडी विद संजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो संविधान सभा में लगभग कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य प्रतिनिधित्व निर्धारित किया गया था? तो लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक बंदा का संविधान सभा में गया था भाई, 1 मिलियन जिसको कह देते हैं ना। अगला है, संविधान सभा की आलोचना के संदर्भ में इसे हिंदुओं का निकाय किसने कहा था? तो लॉर्ड विंसकाउंट साइमन जो नाम का एक बंदा था, लॉर्ड विंसकाउंट साइमन नाम का बंदा था, इसने संविधान की आलोचना करते हुए, संविधान सभा की आलोचना करते हुए कहा था कि यह हिंदुओं का निकाय है, एक से एक लोग हैं। इनका जो है डायरेक्ट स्टेटमेंट आप जरूर याद रखना, ठीक है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट थे ये सारे के सारे। तो साइमन कमीशन का प्रमुख था लॉर्ड विंस्टाउन साइमन ने, जो संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था। साइमन कमीशन जो आया था वही वाला साइमन कमीशन वाला है, हिंदुओं का निकाय कहा था। और विंस्टन चर्चिल ने इसे केवल हिंदू समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाला कहा था। देखो दोनों में अंतर है, जो साइमन है उसने क्या कहा था? हिंदुओं का निकाय कहा था, और जो विंस्टन चर्चिल है इसने केवल हिंदू समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाला कहा था। और इसी विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था, और गांधी जी को भर्ती करने वाला सर्जेंट भी कहा जाता है। तो ये बात भी आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये सारे फैक्ट जो एक्स्ट्रा बता देता हूँ याद रखना।
अगला है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो हमने डिस्कस किया हुआ है 24 जनवरी 1950 को। उस दिन राष्ट्रपति बन गए थे हमारे राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत अपना लिया गया था और संविधान सभा की आखिरी बैठक हो गई थी। तो 24 जनवरी का डेट जो है जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अगला है भारतीय संविधान सभा के मुख्य लेखक कौन थे, तो S.N. मुखर्जी थे। लेखक मतलब ड्राफ्टर है, चीफ ड्राफ्टर है, लेखक मत याद रखना, ठीक है, ड्राफ्टर याद रखना। चीफ ड्राफ्टर कौन थे, तो S.N. मुखर्जी थे, ठीक है। तो जो मुख्य ड्राफ्टमैन थे संविधान सभा के, लेखक याद नहीं रखना, ड्राफ्टमैन याद रखना। तो संविधान सभा के मुख्य ड्राफ्टमैन S.N. मुखर्जी थे। उन्होंने संविधान के जटिल विचारों को स्पष्ट और व्यवस्थित कानूनी भाषा में ढालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। B.N. राव संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अगला प्रश्न है संविधान सभा के प्रतीक कौन सा था भैया, हाथी था, कितनी बार तो बता दिया हमने, हाथी था, हाथी हाथी मेरा साथी। अगला है संविधान सभा की वित्त एवं कर्मचारी समिति का अध्यक्ष कौन था, तो राजेंद्र प्रसाद थे। वित्त और कर्मचारी समिति का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। तो संविधान सभा के अध्यक्ष के नाते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कई अन्य समितियों की अध्यक्षता भी की थी, जिसमें वित्त और कर्मचारी समिति, संचालन समिति और नियम समिति भी शामिल थी, ठीक है। टोटल 22 समितियां बनी थी ना। अगला देखो, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी जब इसे 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। ये डायरेक्ट प्रश्न जो है MPPSC पूछ चुका है। तो 345 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां उस टाइम पे थी। अभी वर्तमान में 445 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं भाई। अभी वर्तमान में 12 से भी ज़्यादा अनुसूचियां हो चुकी हैं मेरे ख्याल से अभी। तो अनुच्छेद भी जो है 450 के करीब हैं और अनुसूचियां भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 12 से ज़्यादा अनुसूचियां हो चुकी हैं यार। उस टाइम का याद रखना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में, ये देखिए, ये दिया है 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। मैंने बताया ना लगभग और ज़्यादा बढ़ गए अनुच्छेद। उस टाइम पर 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थे। देखो अभी देखो, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था, जो वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, तो सीमित मताधिकार था, अप्रत्यक्ष चुनाव था, 10 लाख या 1 मिलियन लोगों पर एक प्रतिनिधि गया था, तो इसके आधार पर चुनाव हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, जिसमें केवल एक छोटे वर्ग के लोग जो संपत्ति, शिक्षा या कर के आधार पर योग्य थे मतदान कर सकते थे। यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। ये जो सिस्टम था ना, ये सिस्टम फ्रांस का है। हमने फ्रेंच क्रांति में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि वोट देने का अधिकार कुछ एक कुलीन वर्ग को होता था। तो संविधान सभा में भी वोट देने का अधिकार कुछ कुलीन वर्गों को था, जो संपत्ति जिनके पास ज़्यादा थी, जो ज़्यादा शिक्षित थे या जो टैक्स देते थे भारत सरकार को, वही लोग जो है उसमें शामिल हुए थे वोट देने में। तो इसलिए इसको अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान सभा को भंग करने का प्रस्ताव किस अधिनियम के तहत लाया गया था, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा लाया गया था, जो कि 1950 में आया था, ठीक है। इससे संविधान सभा भंग हो गई थी और डेट याद रखिएगा कब हुई थी, ठीक है। तो पूरा डिटेल भी देख ही लीजिए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने संविधान सभा को भंग करने का प्रावधान किया था। जब यह नया संविधान प्रभावी हो जाएगा, संविधान के लागू होने के साथ संविधान सभा का अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा। और ये डेट कौन सी थी, 24 जनवरी 1950, और भारत की अंतरिम संसद में परिवर्तित हो गई। तो जो संविधान सभा थी वो भारत की अंतरिम संसद बन गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन किस विधि से हुआ था, तो इनका नॉमिनेशन हुआ था, नामांकन, इनका चुनाव नहीं हुआ था, ठीक है। राजा लोग चुनाव थोड़ी ना करवाएंगे, रियासत में कौन होगा, हम जैसे जो है गरीब लोग तो होंगे नहीं भैया, आम लोग, वहाँ राजा लोग होंगे, राजा लोग चुनाव करके आएंगे, वो पहले से ही राजा हैं, तो वो अपना नामांकन ऐसे नॉमिनेशन होके बोले हम आ रहे हैं, मतलब वो आएंगे, ठीक है, ये वाला सिस्टम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा हाथी के प्रतीक के रूप में अपनाने का महत्व क्या था, यह शक्ति और ज्ञान का प्रतीक था। आपको मालूम है जब हाथी पगलाता है ना तो पूरे गांव को ले डूबता है और एक धक्के में जो है घर सीधे नीचे हो जाता है भैया। अभी हमारे गांव में हाथी घुस आए थे, तो हमारे गांव में जब हाथी घुसे तो 3 घरों को एक एक धक्के में जो है निपटा दिए। हालांकि उसका उनको राजस्व विभाग द्वारा मुआवजा मिला, लेकिन निपटा तो दिए ना। इससे क्या साबित होता है कि हाथी बहुत ज़्यादा बलशाली होता है, तो शक्ति का प्रतीक था। हाथी जो है शेर के बगल में चला जाता है, शेर की औकात नहीं होती कि उसके ऊपर अटैक कर दे। और ज्ञान का भी प्रतीक है, हाथी बहुत ज्ञानवान भी होता है। कभी आपने देखा है हाथी जब फ्रेंडली हो जाता है तो लोगों को अपनी सूंड से चढ़ा लेता है अपने ऊपर। तो हाथी ज्ञानवान भी होता है, बहुत ही ज्ञानी जानवर होता है। तो इसलिए इनको जो है हाथी हमारे गणेश भगवान के प्रतीक हैं, तो उनको
और अभी गणेश जी का महीना भी आने वाला है, तो बोलो गणपति बप्पा मोरिया। ठीक है, और आप सभी को आशीर्वाद दें गणेश जी का आपका एग्जाम निकल जाए। तो हाथी को शक्ति, धैर्य और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए संविधान सभा ने इसमें अपने प्रतीक के रूप में चुना। इन गुणों को प्रतिबिंबित करने का प्रयास किया था, जो एक नए राष्ट्र के लिए संविधान का निर्माण के लिए आवश्यक होते थे। ठीक है, संविधान सभा के किस सत्र में उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया था? तो यहाँ पर तीसरा सत्र दिया गया जरूर है, लेकिन एमपीपीएससी ने इसको 5वां सत्र माना था। ये तीसरा सत्र बहुत सारी जगह में दिया गया है। अब आप क्या लगाएंगे, ये अब आपकी किस्मत के ऊपर है भैया। एमपीपीएससी ने तो 5वां सत्र माना था और तीसरा सत्र हर बुक में दिया गया है, तो अब मैं इसको क्या मान लूँ? क्योंकि मैंने भी उस समय एमपीपीएससी का जब पेपर दिया था तो मैं तीसरा सत्र ही लगा के आया था, जिसको गलत मान लिया था एमपीपीएससी, क्योंकि मैंने पढ़ा ही था इसको तीसरा सत्र, और एमपीपीएससी ने इसको 5वां सत्र माना था। तो मैं क्या कहूँ बताइए इसके लिए, और मैं क्या एक्सप्लेनेशन दूँ? आप भी तीसरा ही सत्र लगा देना भैया, वनडे एग्जाम में हो सकता है कि तीसरा सत्र ही माने। तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था और इसे संविधान सभा का तीसरा सत्र 22 जनवरी 1947 में सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। ये क्वेश्चन क्या है? अच्छा, स्वीकार कब किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया था? तो तीसरे सत्र में किया गया था। ठीक 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 ठीक, ये क्वेश्चन अलग है। ठीक है, कौन सा दिन था? एमपीपीएससी ने क्या पूछा था, सुनिए यहाँ पर समझिए। मैंने वहाँ पर तीसरा दिन, क्योंकि बहुत सारे जो है एग्जाम्स में तीसरा दिन संविधान सभा की बैठक का दिन पूछ लिया था कि कौन से नंबर का दिन है। तो यहाँ पर एमपीपीएससी ने क्या माना था, इसको 5वां दिन माना था। बहुत सारी किताब में तीसरा दिन दिया गया है, तो मैंने इसको तीसरा दिन लगाया था वहाँ पे। ये सत्र की बात कर रहा है, सत्र अलग चीज हो जाती है ना। इसको स्वीकार कब किया गया था, तो वो तीसरा सत्र बिल्कुल सही है ना। संविधान सभा में जो है उद्देश्य प्रस्ताव को तीसरे सत्र में जो है स्वीकार किया गया था। तीसरा सत्र सही है, मैं वहां पर दिन की बात कर रहा था, है ना। संविधान सभा की बैठक कब हुई थी, तो 13 दिसंबर को हुई थी, जो कि ये 5वें दिन पड़ती है लगातार। अगर देखोगे तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 13 5वें दिन पड़ता है ना। तो 5वें दिन हुई थी, और कहीं कहीं किताबों में इसको तीसरे दिन भी माना गया है। ठीक है, तो मैंने तीसरे दिन लगाया था, जो कि एमपीपीएससी ने गलत माना था। लेकिन इस प्रश्न का ये सही उत्तर होगा भाई, ये तीसरा सत्र होगा। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, आई एम सॉरी उसके लिए। क्या कर सकते हैं भाई, अपने जो जीभ होती है ना उसमें हड्डी तो होती नहीं है, फिसल जाती है मेरे भाई। इसीलिए प्रश्न को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। 22 जनवरी 1947 में सर्वसम्मति से संविधान सभा स्वीकार किया गया था, जो कि तीसरा सत्र था, याद रखना। किस समिति ने संविधान सभा की शक्ति को बढ़ाने की सिफारिश की थी? तो नियम समिति जो थी उसने संविधान सभा की शक्ति को बढ़ाने की सिफारिश की थी। तो जो नियम समिति थी आपकी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी थी, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उन्होंने संविधान सभा के संचालन से संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं का निर्धारण किया, जिससे इसकी शक्तियां परिभाषित और मजबूत हो गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के कैलीग्राफर हस्तलेखक कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। नाम याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। संविधान को इटैलिक शैली में लिखा था भाई, इटैलिक इंग्लिश में, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। अगला प्रश्न है, संविधान की मूल प्रति को किसने सजाया और अलंकृत किया था? तो नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा, दोनों का नाम याद रखिए कि इन्होंने डिजाइन दिया था, डिजाइन किया था इन्होंने। ठीक है, तो संविधान की मूल प्रति को शांति निकेतन के कलाकार थे, जिनमें नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा प्रमुख थे। उन्होंने अपनी कलाकृतियों से इसको सजाया और अलंकृत किया था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान सभा के वे कौन से सदस्य थे जो ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते थे? तो दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान थे। बिल्कुल याद रखिएगा। अब आपके हाई लेवल के प्रश्न शुरू हो गए हैं, और हाई लेवल के प्रश्न जब तक आप लगा के एग्जाम में नहीं जाओगे तो एक एक नंबर की लड़ाई रहती है, आधे आधे नंबर की लड़ाई रहती है भाई। एग्जाम में आपको सरकारी नौकरी चाहिए, तो ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट याद रखिएगा। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत 4 मुख्य आयुक्त प्रांत है, जिसमें से दिल्ली थे, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। ये जो है 4 मुख्य आयुक्त प्रांत थी, याद रखिएगा। जो 4 प्रांत थी ना, वो यही थी, तो संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। ये 4 प्रांत के नाम आप याद रखिएगा। भारतीय संविधान को अंतिम रूप से पारित करते समय संविधान सभा में कितने सदस्य उपस्थित थे? अपन ने देखा 284 सदस्य थे उपस्थित। अगला है, संविधान सभा ने भारत की विधायिका कानून बनाने वाली संस्था के रूप में कार्य करना कब से शुरू किया? 17 नवंबर 1947 से। डेट याद रखिएगा, डायरेक्ट डेट याद रखिएगा। ठीक है, ये इसकी डिटेलिंग है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा को दोहरी भूमिका दी गई थी। एक संविधान बनाने वाली संस्था थी और दूसरी विधायिका
जो भारत के लिए सामान्य कानून बनाने वाली संस्था के रूप में कार्य कर रही थी, विधायिका के रूप में पहली बैठक 17 नवंबर 1947 को हुई थी, याद रखिएगा, जिसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर कर रहे थे। जीवी मावलंकर जो लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी थे, गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम है। अब यहाँ पर देखिए 71 से 80 तक उच्च स्तरीय प्रश्न आएंगे आपके। संविधान सभा का कुल खर्चा कितना हुआ था? 64 लाख रुपए हुआ था उस जमाने में संविधान सभा का खर्चा, लगभग 6.4 मिलियन रुपीज हुआ था भाई साहब। अगला प्रश्न है संविधान सभा की किस समिति को हाउस कमेटी के नाम से जाना जाता था? ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पट्टाभी सीतारामैया हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे, सीधा आप इतना याद रखना। ठीक है, समिति को हाउस कमेटी के नाम से जाना जाता था, संविधान सभा की समिति थी। तो यह इसकी व्याख्या देख लीजिए आप क्या कहती है कि हाउस कमेटी जो संविधान सभा के सदस्यों के लिए आवास और अन्य सुविधाओं से संबंधित थी, उसके अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किस घटना के बाद संविधान सभा से मुस्लिम लीग के सदस्य हट गए थे? माउंटबेटन योजना के अनुमोदन के बाद। ठीक है, याद रखना, 3 जून वाला अपन देख चुके हैं इसको। अगला प्रश्न है संविधान सभा की आलोचना के संदर्भ में किसने कहा संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये जो है ऑस्टिन ने ही कहा था। ठीक है, इसने कह दिया था भैया कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो सबका जो है पॉइंट ऑफ व्यू अब याद रखिएगा। अमेरिकी संवैधानिक इतिहासकार था ग्रैनविल ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा था, टिप्पणी की थी कि जो संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारी प्रभुत्व को दर्शाती है। ठीक है, मतलब उस समय एक ही पार्टी तो थी यार, तो क्या दिखाएगी उसमें। संविधान सभा में अल्पसंख्यक मामलों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, अपन ऊपर देख चुके हैं। ठीक है, ऊपर देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक मामलों की सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। इस समिति के तहत 2 उप समितियां थी, मौलिक अधिकार उप समिति जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, अल्पसंख्यक उप समिति थी जिसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। दोनों के अध्यक्ष नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए डेटा चुन चुन के लेके आया हूँ प्रश्न, तो इसको एमपीपीएससी वाले भी देख लें तो गुरेज नहीं होगा। अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था? तो नागरिकता, चुनाव और अंतरिम संसद से संबंधित प्रावधान को उसी दिन लागू कर दिया था, बाकी जो है 26 दिसंबर 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, देखो 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को अपनाया गया तब नागरिकता अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 और चुनाव वाला आर्टिकल 324, अंतरिम संसद वाला आर्टिकल 379, 380, अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान अनुच्छेद 388 और कुछ अन्य छोटे अनुच्छेद जैसे 366, 367, 391, 392 और 393 तुरंत लागू कर दिए गए थे। तो ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि 26 नवंबर 1949 को क्या क्या लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न है संविधान सभा की विशेषज्ञ समिति जो एक्सपर्ट कमेटी थी उसका गठन किसने किया था? तो कांग्रेस कार्य समिति ने ही किया था। ठीक है, तो डिटेल देखिए इसकी। संविधान सभा के चुनाव के तुरंत बाद कांग्रेस कार्य समिति ने संविधान सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले मसौदा के तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इसके अध्यक्ष स्वयं जवाहरलाल नेहरू बने थे, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे। अगला प्रश्न देखो, भारत के संविधान के हिंदी संस्करण को किसने लिखा? तो वसंत कृष्णन वैद्य ने लिखा था। प्रेम बिहारी रायजादा ने अंग्रेजी इटैलिक्स हैंड में लिखा था, हिंदी में वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा था। ठीक है, अपने हाथों से लिखा था भाई, और अंग्रेजी वाला यहाँ पर बताया गया है कि प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा, हिंदी को वसंत कृष्णन वैद्य ने लिखा था। अगला है भारतीय संविधान सभा का कौन सा भाग छोटे अल्पसंख्यकों से संबंधित था? तो उपरोक्त सभी वाले, बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप समिति, उत्तर पूर्वी सीमांत जनजाति क्षेत्र उप समिति और आदिवासी क्षेत्र उप समिति, ये इसकी पूरी डिटेलिंग है। ठीक है, इसकी डिटेलिंग देखिए। अल्पसंख्यक मामलों पर सलाहकार समिति के तहत कई उप समितियां थीं, जिनमें आदिवासी क्षेत्र उप समिति जिसके अध्यक्ष गोपीनाथ बारदोली थे, उत्तर पूर्वी सीमांत जनजाति क्षेत्र और असम के बहिष्कृत व आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप समिति जिसके अध्यक्ष गोपीनाथ बारदोली ही थे, और बहिष्कृत व आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप समिति जिसके अध्यक्ष ए.वी. ठक्कर शामिल थे। ये सभी छोटे अल्पसंख्यक और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित थे। तो ये बहुत डीप में प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना कम है, लेकिन अगर आ गया तो कोई कर नहीं पाएगा, इसीलिए मैं हाई लेवल के प्रश्न लास्ट में डाला हूँ। लास्ट में आपको 70 से 100 बहुत हाई लेवल के प्रश्न मिलेंगे, जो अगर आ गए तो सिर्फ आपसे बनेंगे, बाकी लोग मुंह ही ताकते रह जाएंगे, मैं सीधे बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखो संविधान सभा में कांग्रेस के कितने प्रतिशत सदस्य थे जब भारत का विभाजन हो गया था? तो यहाँ पर सही उत्तर कहाँ पर दिया गया है? इसका सही उत्तर
नहीं, इसका जो है इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है शायद, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, इस प्रश्न को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आपका फिर से प्रश्न शुरू हो रहे हैं, वो प्रश्न हम फिर से लेंगे। तो भारतीय संविधान का गठन प्रश्न 81 से 100 तक है और ये उच्च स्तरीय है, हाई लेवल के प्रश्न यहाँ पर अब आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान सभा की आलोचना के संदर्भ में यह किसने कहा था कि यह भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए नहीं थी, क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा नहीं हुआ था। जैसा कि आपने देखा कि विंस्टन चर्चिल ने कहा था, ठीक है, चर्चिल ने इस चीज़ को कह दिया था, तो इसका डायरेक्ट स्टेटमेंट याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा में रियासतों के प्रतिनिधियों ने किस कारण से शुरू में भाग नहीं लिया था? तो उन्होंने अपनी स्वायत्तता बनाए रखने की उम्मीद की थी और इसलिए उन्होंने भाग नहीं लिया था। भाई राजा लोग हैं, अगर आप राजा रहोगे तो आप किसी के अंडर में काम करना क्यों चाहोगे? तो वो लोग पहले सोचते थे कि हमारा जो देश है, जैसे भोपाल एक देश ही हुआ करता था, तो वहाँ की बेगम सोचती थी कि भोपाल को एक अलग ही देश बना दिया जाए। जैसे हैदराबाद के निजाम लोग थे, वो लोग सोचते थे कि हैदराबाद को अलग देश बना दिया जाए। तो शुरू में राजा रजवाड़े के जो लोग थे, वो लोग समझते थे, देसी रियासत वाले, कि हमको हमारा राज्य दे दिया जाए और हम उसको देश बना दें और हम उसके जो है राजा बन जाए, किंग बन जाए। जबकि हमारे सरदार पटेल साहब जो थे, वो थोड़े खतरनाक टाइप के थे। वो फिर जाते थे और गाजर और लाठी का सिद्धांत उन्होंने दिया था, या तो गाजर खा लो या फिर लठ मार के हम तुमको अपने अंदर मिला लेंगे भारत के अंदर, क्योंकि हम भारत के अंदर आपको देश बनाने नहीं दे सकते ना यार। जैसे ये आपका देश है, तो इसके अंदर एक और देश, एक और देश, एक और देश, ये गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इसलिए सरदार पटेल का इसमें बहुत अमूल्य योगदान बनता है। हालांकि ये फिर बाद में सब आ गए थे, वो सरदार पटेल की ही देन है, ठीक है। तो पहले ये लोग याद रखना क्यों नहीं आना चाहते थे, क्योंकि ये लोग स्वतंत्र रहना चाहते थे पहले, इसलिए नहीं आना चाहते थे। कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ये, है ना, दिमाग लगाने वाला। अगला है, संविधान सभा ने ब्रिटिश भारत में कितनी रियासतों के प्रतिनिधियों को स्वीकार किया था? तो कोई नहीं, वे नामांकन द्वारा आए थे। बिल्कुल बिल्कुल, देसी रियासत के कितने प्रतिनिधि आए थे? वे नामांकन के द्वारा आए थे भाई, नामांकन के द्वारा, याद रखना, ठीक है। उनका चुनाव उनाव नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान का वह कौन सा पहलू था जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाई गई शर्त माना जाता था? तो यह एक संप्रभु निकाय नहीं था। शुरू में जो है संविधान सभा संप्रभु निकाय नहीं था, उसके ऊपर इसका दबाव था, ब्रिटेन का भी दबाव था भाई। संविधान सभा पहले जो है संप्रभु नहीं था, संप्रभु मतलब किसी का दबाव नहीं होना, तो संविधान सभा शुरू में संप्रभु नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसकी डिटेलिंग देखिए, डिटेलिंग इसकी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा को ब्रिटिश सरकार के अनुमोदन के अधीन कार्य करना था, ठीक है, मतलब वो संप्रभु नहीं था, जिसका अर्थ था कि शुरू में यह एक पूरी तरह से संप्रभु निकाय नहीं था। स्वतंत्र भारत अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद इसे संप्रभु बनाया गया था, जैसा कि अपन ने ऊपर देखा था, ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय में कौन 24 जनवरी 1950 को नहीं लिया गया? तो राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बन गए थे, राष्ट्रगान को अपनाया गया, राष्ट्रगीत को अपनाया गया, लेकिन ये नहीं लिया गया था, ठीक है। अपन ने ऊपर देखा है यार, तो ये थोड़ा सा एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चन मैंने रख दिए थे। संविधान सभा ने किस आधार पर भारत के लोगों के लिए एक संविधान बनाने का दावा किया था? तो प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि जाएगा, हमने ऊपर देखा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में रियासतों के प्रतिनिधित्व के संबंध में किस समझौते का पालन किया गया था? तो रियासती समिति का समझौता हुआ था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही हैं वैसे। और ये देखिए यहाँ पर डिटेलिंग आप देखिए, संविधान सभा ने रियासतों से बातचीत करने के लिए रियासती समिति बनाई थी और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। आप यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल लगा सकते हैं, है ना। तो जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। रियासती समिति के अध्यक्ष कौन थे? स्टेट्स कमेटी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। समिति के माध्यम से ही रियासतों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में शामिल होने के लिए राजी किया गया था। पहले राजी नहीं हो रहे थे, उसके बाद में जब देश आज़ाद हो गया था ना, तब की बात मैं कर रहा था कि जब जो आपके सरदार साहब थे, पटेल साहब थे, उन्होंने गाजर और लाठी का सिद्धांत दिया था। तो ये लोग अपना देश खुद ही बनाना चाहते थे, ठीक है। भारतीय संविधान की संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति के बीच मुख्य अंतर का क्या था? तो यहाँ पर देखिए, संघ शक्ति केंद्र की शक्तियों से संबंधित थी, जबकि संघ संविधान केंद्र सरकार के संवैधानिक ढांचे से संबंधित थी। नाम में ही स्पष्ट है यार, संघ शक्ति मतलब जो आपका संघ की शक्ति है उससे संबंधित होगी, संघ संविधान समिति संविधान से संबंधित होगी। इसमें बताना क्या था ज़्यादा कुछ। 89वें नंबर का क्वेश्चन, संविधान सभा के किस सदस्य को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? तो प्रस्तावना को।
इसके अलावा आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है, तो जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और भीमराव अम्बेडकर ने यहाँ पर लिखा भी है, अनुच्छेद 12 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा है। और संविधान की हृदय और आत्मा भी कहा था आर्टिकल 32 को, लेकिन वो BR अम्बेडकर ने कहा था। और यहाँ पर टोटल ऐसे ही पूछा गया है कि संविधान सभा ने किस सदस्य को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, तो प्रस्तावना को कहा था। प्रस्तावना को, सदस्य नहीं होगा यहाँ पर, प्रस्तावना यहाँ पर उत्तर होगा आपका, ठीक है। कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक तो हो ही जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार अधिनियम 1935 का संविधान सभा पर क्या प्रभाव पड़ा। इसने संविधान के एक बड़े हिस्से को आधार प्रदान किया। मतलब आप अभी आगे पढ़ोगे कि हमने कहाँ से क्या क्या चीज़ें संविधान में ली हैं, तो सबसे ज़्यादा हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही सबसे ज़्यादा चीज़ें जो है ग्रहण करी हैं अपने संविधान में। आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बेस यही जो है प्रदान किया। हम नर्वस 90s में पहुँच चुके हैं अपन। तो संविधान सभा को एकल पार्टी प्रभुत्व वाला निकाय किसने कहा था, ऑस्टिन ने कहा था, हमने ऊपर देखा, ठीक है। मतलब वन पार्टी बॉडी इन अ वन पार्टी कंट्री कहा था। अगला क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार 1946 में रक्षा मंत्री कौन थे। बलदेव सिंह थे रक्षा मंत्री, बिल्कुल रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे आपके, ठीक है। और वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के कारण मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति का क्या परिणाम हुआ था। तो संविधान सभा को कांग्रेस की विधानसभा के रूप में आलोचना मिली थी भाई, और क्या होगा, जो वो लोग आए ही नहीं थे। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया, 16 अगस्त 1946 को MPPSC ने पूछा था। और मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया। और संविधान सभा की बैठकों से लीग के बहिष्कार के कारण आलोचकों ने संविधान सभा को केवल कांग्रेस की विधानसभा कह दिया था, यह हिंदुओं का निकाय कह दिया था, क्योंकि जो है मुस्लिम लीग वहां से निकल गई थी ना, इसलिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। राजेंद्र प्रसाद थे झंडा समिति के अध्यक्ष, ठीक है। यहाँ पर जरूर याद रखिएगा कि राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति बनी थी, एंड हॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। और यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कुछ स्रोतों में JB कृपलानी का उल्लेख भी मिलता है, लेकिन राजेंद्र प्रसाद ही अध्यक्ष थे उसके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और झंडा समिति के अध्यक्ष कई जगह JB कृपलानी लिखा है, आपके लूसेंट में भी झंडा समिति के अध्यक्ष कृपलानी लिखा है। तो ऑप्शन में अगर कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद दोनों रहेगा तो राजेंद्र प्रसाद लगा देना, और अगर राजेंद्र प्रसाद नहीं रहेगा, कृपलानी रहेगा, तो कृपलानी लगा देना, उसमें डाउट ही नहीं है, ठीक है। अगला है, संविधान सभा में भारत के विभाजन से पहले और बाद में ब्रिटिश प्रांतों की सीटों में क्या अंतर था। 292 से घटकर 229 हो गई थी, बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए व्याख्या, विभाजन से पहले ब्रिटिश प्रांतों को 292 सीटें आवंटित थी। विभाजन के बाद ये सीटें 229 रह गईं, क्योंकि कुछ प्रांत जो है पाकिस्तान में चले गए थे। 96 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा की प्रेस गैलरी समिति का अध्यक्ष कौन था। अलग सा प्रश्न है भाई, बिल्कुल हाई लेवल का प्रश्न, इसे ही कहते हैं। राजेंद्र प्रसाद थे भाई। तो प्रेस गैलरी समिति संविधान सभा की एक छोटी समिति, इसके अध्यक्ष संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ही थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का पहला मसौदा किसने तैयार किया था। BN राव ने, अपन ने ऊपर देखा हुआ है, ठीक है। बेनेगल नरसिंह राव ने पहला मसौदा तैयार किया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में मुस्लिम लीग की सीटों की संख्या पर विभाजन का क्या प्रभाव था। तो 73 से घटकर 28 हो गई थी भाई। तो विभाजन के बाद मुस्लिम लीग के अधिकांश सदस्य पाकिस्तान चले गए। जो सदस्य भारतीय संविधान सभा में रहे, मुख्यतः अविभाजित भारत के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से के बाहर से, उनकी संख्या 73 से घटकर 28 हो गई थी, क्योंकि बाकी के पाकिस्तान चले गए। अगला है, भारत के संविधान को निर्मित और निर्देशित किसने कहा था। तो ऑस्टिन ने कहा था। ये बहुत बोला है भाई, ये बहुत बोला है, ठीक है। इसकी चीज़ों को याद रखना। तो ऑस्टिन ने क्या कहा है, ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को निर्मित मतलब क्राफ्टेड और निर्देशित मतलब डायरेक्टेड बताया। मतलब किसी ने इसको बनाया है और फिर डायरेक्ट किया है। यह दर्शाता है कि यह एक विचार विमर्श और योजनाबद्ध प्रक्रिया का परिणाम था, ना कि आकस्मिक विकास था, ठीक है। तो फिल्म कैसे बन जाती है, फिल्म कभी बनती है तो पहले जो है उसका तैयार किया जाता है स्क्रिप्ट वगैरह, उसके बाद उसको डायरेक्टर डायरेक्ट करके बनाता है। उसी तरह से उसने बोला था। और आज का आखिरी प्रश्न है कि किस तिथि को संविधान सभा का पहला सत्र शुरू हुआ था और कहाँ। तो 9 दिसंबर 1946 से हुआ था और 23 दिसंबर 1946 तक हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ और 23 दिसंबर 1946 तक चला। इस सत्र में अस्थायी अध्यक्ष
और उद्देश्य प्रस्ताव का परिचय जैसे महत्वपूर्ण कार्य हुए थे, सचिदानंद सिन्हा बने थे। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न खत्म हो गया पूरे के पूरे। और जो संविधान का गठन और निर्माण की प्रक्रिया थी वो मैंने आपको लो लेवल से लेके हाई लेवल तक के सारे प्रश्न कर दिए। अब यहाँ से आपके प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे इस वीडियो से। अगर इस टॉपिक से प्रश्न पूछेगा वो यहीं से पूछने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया है। चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को पहली बात तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब सपोर्ट कर दीजिएगा हमको सब्सक्राइब करके, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा। तो आपका कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, इससे जो है आपको ये दोस्त भी जो है आपको दुआ देंगे कि आपने ऑथेंटिक कंटेंट हमको बताया है। और इससे ऑथेंटिक कंटेंट पूरी यूट्यूब में नहीं मिलेगा आपको, ये भी बता दे रहा हूँ। तो आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वीडियो को हाइप जरूर दीजिएगा, हाइप का ऑप्शन भी आ गया है। ठीक है, तो चलिए अपने इसी संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जो है जो स्वतंत्रता दिवस होने वाला है आपका 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और गणेश चतुर्थी भी आने वाली है, तो मैं गणपति बप्पा से जो है प्रार्थना करूंगा कि आप सभी की सरकारी नौकरी इस वर्ष लग ही जाए। जय हिंद, जय भारत।